तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी जो है मुर्गियों को चारा डाला जा रहा है, उनका दाना डाला जा रहा है बड़ी प्यार से। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको बड़ा सा हरी कलर का टिन शेड दिख रहा है, ये है पोल्ट्री फार्म और इस पे सैकड़ों मुर्गियां इस वक्त रखी गई हैं। तो ये बताएं कि अभी तक एक साल में आपको सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां इस काम में, वो क्या आई हैं? वो एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, यहाँ लोकल का आदमी काम करने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, इस आपके क्षेत्र साथ? में इस क्षेत्र में मेरे साथ ही नहीं हो, किसी के साथ जाए, और भी फार्म चल रहे हैं तो वहाँ ओनर को खुद ही या फिर वो नेपाल से लड़के लाते हैं। तो लोकल के लोग इसमें, क्योंकि मैंने कई लोगों से कहा और रखा भी, गांव के कई लोगों को, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करता हूँ कि कोई आए। ऐसा है कि लोग नौकरी तो कहते हैं, नौकरी हमारी मेंटलिटी रहती है नौकरी, और खैर थोड़ा सा इमेज में तो फ़र्क पड़ता है घर में काम करने में, और बाहर से दिल्ली से आके बर्फन्नार हरूनी जो ना, उनको देख भी तो भले लामो है ना। और लेकिन अब जब घर में कोई काम करता है, लेकिन अब उनको डेडिकेशन चाहिए होती है उसमें, आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, अपने आप पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि बीमारियां आ जाती हैं, भगवान की कृपा से पिछले 1.5 साल में मेरे फार्म में कोई अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। बस एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा लॉट तैयार हो गया, उसमें जब 2000 बच्चे डले थे तो लॉट तैयार हो गया था। वो मेरा शुरू का अनुभव था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पे। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अपने गांव के गणेश दा से मिलाने जा रहा हूं। गणेश दा पिछले कई साल, उनने करीब 10-12 साल दिल्ली एनसीआर में अच्छी जॉब की। उसके बाद पिछले 5-6 सालों से अपने गाँव में आ गए, हमारे गाँव में आ गए हैं, और अभी पिछले 2-3 साल से एक बहुत बढ़िया उद्यम हमारे गाँव में चला रहे पोल्ट्री फार्म का। तो पोल्ट्री फार्मिंग वैसे तो हमारे पहाड़ में बहुत अच्छे से हो सकती है, और उन्होंने उसको करके दिखाया। तो आज उनसे आपकी बातचीत कराई जाएगी, और उसके अलावा उनसे पोल्ट्री फार्म के बारे में पूछेंगे, जानकारी लेंगे। अगर कोई युवा साथी पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहता है तो उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पोल्ट्री फार्म के अलावा कौन कौन से ऐसे स्वरोजगार के ऑप्शन है, ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनको हमारे युवा कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत की जाएगी। तो बिना देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं गणेश दा के पोल्ट्री फार्म में। ये आपको जो हरे कलर का बड़ा सा टीन शेड दिख रहा है, ये है पोल्ट्री फार्म जो कि सोमेश्वर घाटी के लदुड़ा गांव में है। तो इसके अंदर चलते हैं, और जैसे हम इसके अंदर पहुंचे तो गणेश दा अपनी मुर्गियों को जो है चारा डाल देते। जो ये आप मुर्गियां देख रहे हैं सफ़ेद कलर की, ये है बॉयलर, और इनको दोस्तों अभी जो है 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1-2 दिन में इनको 1 महीना हो जाएगा। तो 1 महीना होने से पहले ये करीब हो गई हैं, करीब 1.25 किलो की मुर्गियाँ ये हो गई हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, वो दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये देखिए गणेश दा किस तरह से चारा दे रहे हैं। तो जो अलग अलग मुर्गियाँ हैं, उनमें से कुछ मुर्गियाँ यहाँ पर देसी मुर्गियाँ भी हैं, जो अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, इनको भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये जो लाल और काली मुर्गियाँ हमारी पहाड़ी होती हैं, देसी होती है, उस तरह की मुर्गियाँ हैं जो अंडे देती है लाल कलर की। इसके अलावा जो मुर्गियाँ हैं वो छोटी मुर्गियाँ हैं, मतलब एकदम अभी नए बच्चे हैं, उनके लिए अलग से गर्मी का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। ये देखिए आप, ये जो चूजे हैं ये केवल अभी 1-2 दिन के ही हैं, और ये है 500। करीब 10-12 दिन बाद इनको बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल गणेश दा से बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं गणेश बोरा जी। और बोरा जी, स्वागत है आपका मेरे नमस्कार भाई जी। यूट्यूब चैनल गाँव वाला में। तो आप पहले भी आपके साथ हमने एक वीडियो की है, लेकिन तब आपका काम जो है नया नया था। हाँ। अभी आपको करीब 1-2 साल का वो है अनुभव हो गया है, हाँ। और बीते 1-2 साल में आपने करीब 3-4 स्लॉट निकाल लिए होंगे, या उससे ज़्यादा। साल के 6 स्लॉट। साल के 6 स्लॉट आपने निकाल लिए, तो अच्छा खास, मतलब बताने लायक अनुभव अनुभव अच्छा हो गया है, 1 साल में, है ना, जो पहले नहीं था जब मैं बीमार था। तो ये बताएं कि पिछले जब से आपने शुरू किया है अभी तक कितना समय हो गया आपको? मेरे को लगभग 1.5-2 साल होने को है इसको करते हुए। 1.5-2 साल होने को है। तो ये बताएं, ये बिजनेस आपका जो है अभी मुनाफे में जा रहा है, या फिर ऐसा है कि अभी तो बराबर हो रहा ऐसा है? है कि ये तो कोई गवर्नमेंट की स्कीम के तहत था, और जो भी यहाँ से निकल रहा है वो यहीं पर खर्च हो जा रहा है। लाइक इसकी इंस्टॉलमेंट है, और बाकी इसके और भी जो मेंटेनेंस का है, कुछ तो यहीं पे लग जा रहा है। लेकिन ठीक है, जैसे इस साल मेरा ये फ्री हो जाएगा। इस साल फ्री हो जाएगा। हाँ। तो ये बताएं कि अभी तक 1 साल में आपको सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ इस काम में, वो क्या आई हैं? वो एक तो सबसे बड़ी चुनौती ये है, यहाँ लोकल का आदमी काम करने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, आपके साथ? इस क्षेत्र में मेरे साथ ही नहीं हो, किसी के साथ जाए, और भी फार्म चल रहे हैं
तो वहाँ ओनर को खुद ही या फिर वो नेपाल से लड़के लाते हैं। तो लोकल के लोग इसमें, क्योंकि मैंने कई लोगों से कहा और रखा भी गांव के कई लोगों को, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करता हूँ कि कोई आए ऐसा बंदा। मतलब कहने का मतलब आपको आवश्यकता है अभी एक लड़के की? हाँ, एक तो मैं सफाई के लिए हायर कर रखा है, उसका काम है बस वो हफ्ते में 3 दिन आता है और सफाई करके चले जाता है। हफ्ते में 3 दिन उसकी सफाई करके वो निकल जाता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। इस तरीके से इसका काम चल रहा है। बाकी दाना पानी रहता है तो वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी आपको हाँ, लेबर नहीं मिल रहा है। लोकल का लेबर नहीं मिलता है, एक तो ये है। दूसरा इसका जैसे सीजन है ना ये, हम भौगोलिक परिस्थितियों और जो है मौसम के हिसाब से या ऋतुओं के हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर मेरा फार्म है, हम इसको केवल 6 महीने ऑपरेट कर सकते हैं, जो कम बजट पर कर सकते हैं। अगर हम इसको सर्दियों में अभी बॉयलर फार्मिंग करें तो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहे हीट है, चाहे लकड़ी है, चाहे बुखारी है, तो उसका खर्चा भी दुगना हो जाता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है पहाड़ों पे जहाँ हमारा जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा है, सर्दियाँ ज़्यादा है, वहाँ पोल्ट्री फार्म का बिजनेस 12 मास वाला नहीं है? नहीं हो सकता है बॉयलर फार्मिंग में। अगर आप जैसे अंडे के लिए देसी मुर्गियाँ पालते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसमें मैंने सर्दियों में आपने देखा होगा कि मेरे फार्म पे बॉयलर नहीं था, आप आते रहते हो और यहाँ सारा देसी मुर्गियाँ भरी थी उस समय। तो देसी मुर्गी में इतनी प्रॉब्लम नहीं। अब देसी मुर्गी का क्या है, देसी मुर्गी की खपत कम है, उसको इतनी जल्दी लोग लेते नहीं है, चाहे महंगा समझते हैं या जो भी, या फिर ये मार्केट में बॉयलर सस्ता मिलता है तो उसकी जो है बहुत कम डिमांड रहती है। तो उस मार्केट तो में उसकी ग्रोथ भी बहुत आराम से होती है या फिर उसका ग्रोथ बराबर होता देखिए, अब ये है ना, जैसे ये 42 दिन में तैयार हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या खा रहा है। है? और जैसे हम देसी मुर्गियाँ जो पालते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कम लागत पर हो। तो आपने देखा होगा पिछली बार भी इधर जहाँ पर अभी मैंने लगा रखा है, इसमें सारी मैंने मूली, पालक इस तरह की बुआई करी थी। तो मैंने मोस्टली ये चारा खिला के उनको पाला है 5-6 महीने। तो जो अंडे वाली मुर्गियाँ आप बोल रहे हैं देसी, अंडे में क्या रहता है आपका? उतना नहीं निकलता प्रॉफिट, या फिर घाटे का सौदा होता है, या फिर वो चलता है अंडे वाला भी? अंडा तो निकल जाता है, हम्म। अंडे की डिमांड है, लेकिन अंडे के लिए आपको जो अंडा पैदा करने के लिए जो फीड आप देते हैं वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है फिर? वो फीड हल्का तो देना ही पड़ता है ना उसमें, जैसे कैल्शियम वाला फीड होता है, उसको कहते हैं लेयर मैश का फीड। तो वो एक तो अवेलेबल नहीं होता है, वो या तो हल्द्वानी में भी, इवन कि मैंने यहाँ से हल्द्वानी में भी पता किया जहाँ से मैं चारा लेता हूँ, वो भी लेयर का फीड बहुत कम मिलता है। अब मुझे फिर यहाँ हौलबाग में जो हेचरी है वहाँ संपर्क किया कि वो कहाँ से लेते हैं, तो उन्होंने मुझे एक ठेकेदार का नंबर दिया। वो मतलब फिर कॉस्टली हो गया, मुझे यहाँ से गाड़ी लेके अल्मोड़ा जाना है, वहाँ से फिर वो फीड लाना है। तो उससे अच्छा मुझे फिर कुछ और अपने तरीके से मैंने किया। इस बार मैंने कैल्शियम, उनके पानी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दी और चारा उनको हरा चारा देना शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छा, आपने देखा होगा उस समय भी वो 6 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ कर गई थी वो मुर्गी। लेकिन बॉयलर में ऐसा है, बॉयलर को ये चारा देंगे ग्रोथ तो करेगा। अब यहीं से मेरे फार्म से ही गाँव में कई लोग, मतलब आसपास के गाँव के लोग बच्चे ले गए हैं बॉयलर के। अब वो जब आते हैं, यार गणेश दा हमारे तो आई वो जतार लिजरची उताराची ठुलनी हर तुम्हारी तनख्वाह कशी होंगी। अब वो है साहब चारे का और मेंटेनेंस का। ये बताएं कि बॉयलर का जो चारा होता है आप कैसे मंगाते हैं, कितने का वो पड़ता है आपको करीब करीब? देखिए, इसका है मेरा 2-3 कंपनियों के साथ टाइप है जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं, जैसे पशुपति इंडस्ट्रीज है, बाजपुर में से आता है, पन्नगर से आता है, जसपुर से आता है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं मैं कि अगर वो चारा यहाँ पहुँचा सकें। अगर कभी ऐसा होता है कि उनका नहीं रूट बनता, क्योंकि मैं इतना बल्क में नहीं मंगाता हूँ, मैं मुश्किल से 80 कट्टे 100 कट्टे मंगाऊंगा, लेकिन अब एक 100 कट्टे के लिए एक ट्रक का वहाँ से आना वो तो भारी है। अगर कभी रहता है कि बागेश्वर में भी बुकिंग रहती है चारे की, तो 2-4 दिन आगे पीछे करके वो एक ट्रक माल यहाँ पहुँच जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो हल्द्वानी डिलीवर करते हैं, मैं हल्द्वानी से पिकअप कराता हूँ। हल्द्वानी से आप पिकअप कराते हैं? तो ये बताएं कि अभी तक बॉयलर में जैसे कई लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो घबराते हैं, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आता है कि इसमें मुर्गियों में बीमारियां मुर्गी को जल्दी हो जाती हैं, उससे बहुत घाटा हो जाता है। नहीं, क्या इस तरह की कोई समस्या? ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जो इसमें रिस्क लेने वाली बात है वो बीमारी बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं है। क्योंकि अगर आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं तो बेसिकली आप थोड़ी बहुत तो नॉलेज रखेंगे उसकी पहले, और मेन इसमें साफ़ सफाई और इनके ये फीड का है और थोड़ा टेम्परेचर का रहता है। अगर आप करेंगे तो आपको स्टार्ट हो सकता है इजीली। दूसरा, जैसा आप कह रहे हैं कि बीमारियां आ जाती हैं, भगवान की कृपा से पिछले 1.5 साल में मेरे फार्म में कोई अभी तक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है।
बस एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा लॉट तैयार हो गया, उसमें जब 2000 बच्चे डले थे तो लॉट 45 दिन में वो तैयार हो रहा। अब हमको ये हिसाब लगाना कि कहीं 45 दिन बाद श्राद्ध पक्ष या कहीं जो है ये नवरात्रे या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिसमें मतलब चिकन की खपत ख़त्म हो जाती है, तो उस टाइम पे वो लॉट नहीं डालना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो मतलब मुर्गी तैयार हो रही है उसके आसपास किस टाइम पे तैयार हो रही है, तब मार्केट वैल्यू एवरेजन क्या रहेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो ठीक चलता है। अब जैसे पिछली बार हुआ था, मेरा 2000 का बैच तैयार हो गया और एक मुर्गी पर ये समझिए कि कम से कम मरे बहुत फाइट करने के बाद 20-30 रुपए का मार्जिन निकला। अच्छा, तो वो थोड़ा घाटे का सौदा हो गया। अच्छा, तो आप जब बॉयलर रख रहे हैं तो जब शुरू में बच्चा लाते हैं तो कितने दिन उसको टेम्परेचर के हिसाब से कितने दिन बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसका? हाँ, जैसे अभी जब नया लॉट आता है तो कम से कम 10-12 दिन तो उनको 24/7 एक आदमी चाहिए होता है। अच्छा, जैसे आप देखते हो कि मैं रात में भी आपको कई बार यहाँ से मैं टॉर्च वॉर्च लगाते हुए दिख जाता हूँ। हाँ, तो मतलब करीब करीब 10-12 दिन बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हाँ, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। खैर अभी तो अब थोड़ा सा मेरे को अनुभव हो गया है, मैं समझ लेता हूँ कि अगर जैसे मैंने ये टेम्परेचर रखा है तो ये इतने बजे और कम हो जाए, जैसे रात को 12-1 बजे कम होगा तो मैं यहाँ बगल में सोगा, यहाँ रुका, मैंने 12-1 बजे टेम्परेचर के लिए 1-2 बल्ब बढ़ा दिए और मैं घर को निकल गया। अच्छा, या मैं यहीं रुक गया। फिर मेरे को पता है कि सुबह 10 बजे के बाद, जैसे अभी आप देख रहे हो कि बल्ब कम जले हैं, कुछ बल्ब बंद हैं, अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके थोड़ा टेम्परेचर में तो ये सब अनुभव से ही आएगा। हाँ, मतलब ये कहने का अनुभव से मतलब है। तो ये बताएं कि जब बॉयलर आपका कितने दिन में भी तैयार हो रहा है करीब? अभी आपने अनुमान? देखा ये जो बच्चा है ये एग्जैक्ट 19 तारीख को 1 महीने का हो जाएगा। अच्छा, जो ये वाला लॉट है। हाँ, ये 19 तारीख को 1 महीने का हो जाएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर हो सकता है 1-2 दिन शायद। हाँ, तो आप मतलब 35-40 दिन में निकाल रहे हैं अभी इनको या उससे ज़्यादा रखते हैं? अब मैं देखूंगा कि जैसे ये 2.5 किलो का पहुँचे, लगभग 2 किलो का हो गया है ये। कल मैंने इनका FCR निकाला था तो वो लगभग 1.5 किलो 900 ग्राम के आसपास निकल रहा था। जैसे ही वो 2 किलो 400 ग्राम 2 किलो 500 ग्राम तक पहुँचे तो ये मार्केट में चली जाएगी। तो ये बताएं कि अगर कोई नया काम कर रहा है, इसका मतलब करना चाहता है पोल्ट्री फार्मिंग का, तो पहले तो आप ये बताएं कि स्कोप है इसमें किस तरह का? स्कोप तो देखो इसके लिए मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। अच्छा, हाँ, आपको बस ये करना है कि जैसे हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये थोड़ा कच्चा काम है। एक हो सकता है जब आपका लॉट तैयार हो रहा है उसमें मंडी ना मिले, आपको रेट ना मिल पाए, या फिर आप अपने हिसाब से इस तरीके से करें जैसे आप अपना फार्म खोलें और खुद ही 2-4 दुकानें हायर कर लें कि उनको भैया कि जो है आप हमारा माल काटेंगे, या फिर अपनी कोई दुकान खोल के वहाँ पे 2 आदमी रख के वैसे काम कर सकते हैं। इसमें अच्छा मार्जिन है ना, वो तो लेकिन छोटे लेवल पर कर सकते हैं। जैसे आप हैं 2000 एक बार में तैयार नहीं कर तो रहे उसको फिर वो धीरे धीरे ना बहुत अनुभव हो जाता है। जैसे आपने 2000 बच्चे रखे हैं, हैं। तो आप लगा लीजिए आपका दिन का कंजप्शन कितनी मुर्गी, अगर जैसे मार्केट में आपका 20 पीस पर डे कट रहा है या 10 पीस कट रहा है या 15 कट रहा है, आप एवरेज लगा लीजिए कि एवरेज मेरा कितना पीस कट रहा है, तो आप 2000 की जगह आप 1000 के 2 बैच बनाइए, और उसमें भी 1000 बैच को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे कुछ मुर्गों को कंटिन्यू दाना लगा दीजिए, जैसे 50 मुर्गे पर कंटिन्यू दाना लगा दीजिए और उसकी टेक केयर ज़्यादा कर लीजिए। बाकी को बड़े चैम्बर में रखिए, उसमें दाना अपने हिसाब से डालते रहिए। तो यहाँ से ये तैयार होते जाएंगे, 50 पीस जल्दी तैयार होंगे, ऑब्वियसली उनका दाना पानी ज़्यादा रहेगा, तो जैसे 35 दिन में लगभग 2 किलो 2.25 किलो करीब हो जाए। उसको मार्केट भेजते रहिए, जितने पीस मार्केट जा रहे हैं उतने पीस उसमें डालते रहिए। अच्छा, कहने का मतलब है कि आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं इसमें। हाँ, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर कोई इस लेवल पे नहीं, छोटे लेवल पे करना चाहता है, 100-50 मुर्गियां घर में रख के करना चाहता है बॉयलर, तो उसमें क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं? सावधान घर में रख के उसकी मार्केट क्या करेंगे फिर आप? कहाँ करेंगे उसकी मार्केट? जैसे कई लोग होते हैं ना, वो उनके पास शौकिया तौर पर भी, या फिर मतलब चलो टेस्ट, मतलब एक तरह से वो प्रयोग के तौर पे अगर वो कर रहे हैं घर पे 100 मुर्गियों पर कोई इतना ज़्यादा है नहीं, बस आप उसकी सफाई करिए, चारा मेंटेन कीजिए। आप जिस तरह का चारा उसको खिलाएंगे उस तरह से वो ग्रोथ करेगा। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे अपने फार्म के आसपास बढ़िया मतलब सब्जी जो भी आपने लगाई है वो बढ़िया मतलब हो रही है, मोटी हो रही है सब्जी। पौधे भी अच्छे हो रहे हैं और किसी में फ्रूट भी अच्छा है, फल भी अच्छा, सब्जी भी अच्छी है। तो आप बागवानी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्या? बागवानी तो मैं शुरू से ही, शायद आप कभी आप हमारे
घर की तरफ भी आए हैं तो बागवानी का मुझे शायद थोड़ा सा ये मेरे पैतृक गुण होंगे। कनिस्तर काट के कम से कम 50-60 तो गमले वमले बना के, मतलब वो मेरा टाइम पास का एक जरिया है। अच्छा बागवानी। हाँ तो आपको मतलब इस तरह का शौक भी है? हाँ और मतलब इसमें मजा आता है आपको? हाँ, इसीलिए तो मैंने 2 ट्रैक्टर रखे हैं वो। हाँ, तो ये बताएं कि चलो ये तो पोल्ट्री फार्म का काम हो गया, हाँ अभी आपको घर में भी काफी समय हो गया, मतलब पहाड़ में दिल्ली से आए हुए, पहाड़ में समय हो गया है, करीब 6-7 साल हो गए हैं। तो आपने काफी कुछ जो है यहाँ पे देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो अनुभव के आधार पे बताएं कि हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में ये कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पे थोड़ा बहुत रिस्क लेके कोई युवा थोड़े बहुत पैसे लगा सकता है, फिर मेहनत कर सकता है स्वरोजगार के क्षेत्र में? स्वरोजगार के क्षेत्र में मेरे को जहाँ तक लगता है ना, आप देखिए हमारे पास आजकल ज़मीन जो है, ज़मीन की जो हमारी उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी वो भी बंजर होने के कगार पर है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे युवाओं को इस पर ना व्यावसायिक खेती करनी चाहिए। आप लहसुन लगा लीजिए। अगर किसी ने सपोज भादों के महीने में, भादो चौमासा लहसुन कहते हैं, आपने सुना होगा, जो सर्दियों में तैयार हो जाता है। अगर बाय द वे किसी ने 5 नाली ज़मीन पर लहसुन लगा दिया भादों के महीने में, और अगर वो तैयार हो गया किस टाइम पर, अभी आपके लहसुन के रेट क्या थे पिछले महीने? 350-400 रुपये किलो। अच्छा। अगर आप 200 रुपये 250 रुपये किलो भी आपका लहसुन बिक जाएगा तो आपके साल भर का निकल जाना है। इस तरह की व्यवसायिक खेती करें, जैसे ये है। और सब्जियों पर भी काफ़ी अच्छा मार्जिन है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मटर मेरा इतना जोन है, इसमें लगभग 50 किलो मटर तैयार हुई, जो मैंने कंजप्शन भी करी, कुछ मैंने मार्केट में भी रखी, कुछ मैंने, अब गांव पड़ोस वाला मामला है, जो आया मटर दे तो भाई तुम भी पालक में भी ले गया 2 बार। हाँ, पालक भी ठीक रहा था। फिर पालक मैंने बेचा नहीं, वो तो मैंने अपनी पोल्ट्री के लिए रखा। मूली के पत्ते आपने देखे होंगे, मूली। तो ऐसा है कि लोग नौकरी तो कहते हैं, नौकरी हमारी मेंटलिटी रहती है नौकरी, और खैर थोड़ा सा इमेज में तो फ़र्क पड़ता है घर में काम करने में, और बाहर से दिल्ली से आके गोरफन्नार हरूनी जो ना, उनको देख भी तो भले लागू, है ना। और लेकिन अब जब घर में कोई काम करता है, लेकिन अब उनको डेडिकेशन चाहिए होती है उसमें, आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, अपने आप पर भी कंट्रोल करना पड़ता तो है। गणेश दा, एग्रीकल्चर में आप बता रहे हैं कि स्कोप है, उसमें खेती के अलावा और क्या क्या हो सकता है, अनाज के अलावा? देखिए, अनाज के अलावा सबसे पहले तो सब्जी पर काम हो सकता है। आप 2-4, गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है, अगर आप किसी को खेत को लीज पर लेके या अपने खेतों पर पॉली हाउस लगाते तो बेमौसमी सब्जी हो सकती है। दूसरी, बागवानी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा, आड़ू होता बहुत, इतना फलता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, कंजप्शन नहीं करते हैं। और दूसरा, जैसे हम फल फूल वाले पेड़, जैसे अभी गवर्नमेंट, आपने कई जगह देखा होगा कि सेब की खेती पर बहुत फोकस कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो उपरालू वाली ज़मीन है, जहाँ पे पानी कम है, वो, और हम ड्रॉप सिस्टम से पानी वहाँ पे डाल सकते हैं। हम सुना, मतलब ऐसी जगह नहीं है सारी उपरालू हमारी जो सिंचित उपरालू है, तो उन जगहों पर कुछ ऐसा करके सेब की फसलें उगाई जाएं, तो वो मतलब उस मार्केट के पर व्यावसायिक तौर पर सेब के बागान लगाए जाएं, जिनकी फसलें हमारे यहाँ। नींबू आपने देखा होगा, इस बार हर किसी के पेड़ में नींबू, आपने नोटिस किया या नहीं किया? नींबू की फसल काफ़ी अच्छी थी, कागजी नींबू हमारे यहाँ अच्छा हो रहा है। तो अच्छा, ये बताइए कि एक और चीज़ जो मैं नोटिस करता हूँ, दुग्ध उत्पादन। हाँ, डेयरी वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके लिए लेबर मिलना यहाँ पे ईजी है। आप किसी भी महिला को रख लीजिए, क्योंकि महिलाएं इसमें कुशल है और उनको पैतृक अनुभव है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। दुग्ध उत्पादन करें यहाँ पर लोग, डेयरी फार्मिंग करें। अब उसमें एक जो प्रॉब्लम है वो यही है, आप हरा चारा कैसे अरेंज करेंगे। हरा चारे के लिए सबसे बेस्ट जगह हमारे यहाँ पर ये है कि ज़मीनें जो हैं लोग बंजर छोड़ रहे हैं, आप उस पर हरी घास, जैसे चरी बो दें। आप हमारे लिए हरी घास के टाइम पर जमात हूँ, बरसात में तो हरी घास तो उपलब्ध है, केवल सर्दी में प्रॉब्लम है। सर्दी में आप जमात बो दें, चरी बो दें, और उसको निश्चित मात्रा में काटना सुनिश्चित करें कि भैया ये आज इतना मिलाना है उसमें। और अभी गवर्नमेंट भी एक वो घषारी योजना के तहत ना साइलेज बहुत सस्ते दामों में दे रही है, अगर कोई कर रहा है तो वो भी मतलब एक ऑप्शन हो सकता है। वो ऑप्शन हो सकता है उसमें। और अभी आपने देखा होगा हमारे निकटतम दूध का खपत भी है। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर यहीं पर आप पर डे, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने वाली बात है, आप 1 महीना सोमेश्वर की किसी दुकान में दूध सुबह लेके चले जाइए, 1 महीना बस, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास जुड़ना शुरू हो जाएंगे कि भैया हम भेजो। अभी एक नैकाने का शंकर है, उसने छोटा सा 2 गाय रख के काम कर रहा है, और उसकी वो कह रहा है मेरा दूध बचता ही नहीं हमारे घर के लिए भी। वो कहता फिर मेरे को लोगों को
झूठ बोलना पड़ता है। तो मतलब ऐसा दूध कहना की पड़ता है खपत है। दूध की खपत है, दूध की तो फिर दूसरा जो अभी हम यहाँ पे दूध भी यूज कर रहे हैं, तो ये दूध से और गाय के दूध में तो बहुत ज़्यादा फर्क है ना। पैकेट वाला दूध तो अब मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्या क्या होती है वो तो आपको पता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश दा, और हम आपको बधाई देते हैं कि आपका काम जो है दिन रात फले फूले, आपकी मुर्गियाँ मतलब खूब बड़ी हो जाएं और भारी हो जाएं। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे गणेश दा, और ये इनका उद्यम था। मुझे उम्मीद है आपको इनकी बातचीत अच्छी लगी होगी, और पहाड़ पे किस तरह के रोजगार हो सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और अगर आपको गांव वाला यूट्यूब चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।